Chapters 49 Not afraid of Fang Yuan breaking out of their grasp. 50 Middle stage. 51 Let's see how you are going to explain this. 52 You have no choice but to accept my explanation. Chapter start. Chapter 49 Not afraid of Fang Yuan breaking out of their grasp. एक जोड़ी गंभीर इंडोर ट्रेनिंग ग्राउंड्स पर टिकी हुई थी। एकेडमी का एल्डर तीसरी मंजिल की खिड़की पर खड़ा था, अरेना में हुई हर चीज को देख रहा था। उसने गहरी चिंता से अपनी भूं सिकोड़ ली। जिस पल फैंग युआन ने स्टेज छोड़ा, उसके दिल में एक अजीब सा एहसास हुआ। यूज उम्मीद नहीं थी कि फैंग युआन ऐसा करेगा। ये लड़का, इसे पकड़ना थोड़ा मुश्किल है। वो एकेडमी के नियमों में माहिर है और आमतौर पर कोई गलत काम नहीं करेगा। भले ही वो क्लास में सोता है, एक बार उससे सवाल पूछो जाए तो वो सही से जवाब दे सकता है, दूसरों को उंगली उठाने का मौका नहीं देता। उसकी कमजोरी पकड़कर उसके दबदबे को कम करना मुश्किल होगा। एकेडमी का एल्डर फैंग युआन के प्रति एक हल्की नफरत महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाया। एक टीचर के रूप में उस स्वाभाविक रूप से आज्ञाकारी और होशियार स्टूडेंट्स पसंद थे, और वो उन शरारती स्टूडेंट्स से नफरत करता था जो नियम नहीं मानते थे। लेकिन इतने सालों तक एकेडमी का एल्डर रहने के बाद उसका अनुभव बेहद रिच था। उसने कई अलग अलग तरह के स्टूडेंट्स देखे थे। उनमें से उसने बेहद आज्ञाकारी स्टूडेंट्स भी देखे थे जो बिना सवाल किए आदेश मानते थे। ऐसे भी थे जो दिन रात समस्याएं पैदा करते लगातार नियम तोड़ते थे। उसका दिल पहले ही पानी की तरह शांत हो चुका था, सबके प्रति निष्पक्ष। साथ ही उसने, एक टीचर के रूप में, सभी स्टूडेंट्स के साथ निष्पक्ष व्यवहार करना चाहिए, इस जुमले को अपनी डेस्क के दाएं कोने में खुदवाया था, इसे अपना आदर्श मानकर। उसने कभी किसी स्टूडेंट के लिए ऐसी घृणा महसूस नहीं की थी। अपने दिल में यूएस नफरत को महसूस करते हुए एकेडमी का एल्डर भी थोड़ा चौंक गया। पिछले सालों में सबसे शरारती स्टूडेंट्स के प्रति भी वो बड़े दिल से पेश आ पाता था, उनके कामों को बर्दाश्त करता था। लेकिन जब बात फैंग युआन की आई तो उसने ये निष्पक्षता की भावना क्यों खो दी? उसने बार बार इसके बारे में सोचा और आखिरकार उस वजह समझ आ गई। ये लड़का जिसे फैंग युआन कहते हैं, उसके खून में एक तरह का घमंड था। ऐसा लगता था जैसे फैंग युआन अपने टीचर्स की उनके स्टेटस के लिए इज्जत नहीं करता था। पहले मार्शल आर्ट्स इंस्ट्रक्टर के प्रति उसने न सिर्फ उसकी अवज्ञा की, बल्कि सबके सामने यूज डांटा भी। असल में टीचर्स को पलट कर जवाब देने के ऐसे मामले पिछले सालों में आमतौर पर देखे जाते थे। लेकिन उन बच्चों का मन हमेशा उत्तेजित रहता था। वो या तो विद्रोही, गुस्से में या जिद्दी होते etc। एकेडमी का एल्डर साफ जानता था कि नौजवान जितने ज्यादा उत्तेजित होंगे, उतना ही ये इशारा था कि उनके दिलों में डर है। लेकिन फैंग युआन वैसा नहीं था। उसके दिल में बिल्कुल भी डर नहीं था, जैसे कि उसने एकेडमी की सारी चालें देख ली हों। उसका चेहरा अलूफ था, और स्टेज छोड़ने के बाद भी उसके चेहरे पर कोई बदलाव के निशान नहीं थे, जैसे कि उसने कोई मामूली काम किया हो। हाँ, उसने अपने टीचर्स की अवज्ञा करने के मामले को एक मामूली बात माना जो महत्वहीन थी। सरल शब्दों में, यूज डर नहीं था। बस यही बात थी जिसने एकेडमी के एल्डर को पहले ही नाखुश कर दिया था, उसके लिए एक नफरत की भावना पैदा कर दी थी। एकेडमी का एल्डर फैंग युआन से ज्यादा विद्रोही स्टूडेंट या उससे 10 गुना शरारती किशोर को बर्दाश्त कर सकता था, क्योंकि ये स्टूडेंट्स डर जानते थे और अपनी उत्तेजित भावनाओं के आधार पर चल रहे थे। जब तक उन्हें डर था, जब तक वो आवेशीद, उन्हें आसानी से मैनिपुलेट किया जा सकता था और वो कंट्रोल से बाहर नहीं जाते। लेकिन फैंग युआन वैसा नहीं था। वो शांत और बेपरवाह था, अपने टीचर्स को श्रद्धा से नहीं देखता था। वो रिस्पेक्टफुल नहीं था। एक इंसान जो क्लैन की इज्जत नहीं करता, भले ही यूज पाला पोसा जाए, वो क्लैन के लिए कैसे उपयोगी हो सकता है? जब भी ऐसे लोग दिखें, उन्हें दबाना होगा, उन्हें जरूर दबाना होगा, वरन उसका अस्तित्व स्टूडेंट्स में एक अप्रतिरोधिता, इरेजिस्टेबिलिटी की भावना पैदा करेगा। लंबे समय में ये दूसरों को प्रभावित करेगा, जिससे वो अपने टीचर्स के लिए अपनी श्रद्धा खो देंगे, और एकेडमी के रूप में हम स्टूडेंट्स को और कैसे मैनेज करेंगे? एकेडमी का एल्डर ने अपनी ईड़ छोटी कर ली, अपने मन में फैसला कर लिया। लेकिन तब उसके चेहरे पर बहुत जल्दी एक परेशानी भरा एक्सप्रेशन आ गया। वो फैंग युआन को कैसे दबाएगा? फैंग युआन ने कुछ गलत नहीं किया था, ऐसी कोई कमजोरी नहीं थी जिसका वो फायदा उठा सकता था। फैंग युआन के चालक रवैये ने यूज एक लाचारी का एहसास दिलाया। उसने कभी ऐसा स्टूडेंट नहीं देखा था जो एकेडमी के नियमों और विनियमों से इतना परिचित हो। एकेडमी के एल्डर के रूप में वो हमेशा सभी स्टूडेंट्स के प्रति निष्पक्ष रहता था। वो एक गुंडे की तरह नहीं हो सकता था और जानबूझकर फैंग युआन जैसे नौजवान के साथ परेशानी ढूंढ सकता था।
उसने अपनी उम्मीदें मार्शल आर्ट्स इंस्ट्रक्टर पर राखी थीं, लेकिन अब वो गहरी निराशा में था। लगता है फैंग युआन के दबदबे को दबाने के लिए हमें सिर्फ तब तक इंतजार करना होगा जब तक बाकी सभी स्टूडेंट्स रैंक 1 मिडिल स्टेज में एडवांस नहीं कर जाते। एक गू मास्टर का एडवांसमेंट ज्यादातर उसके टैलेंट से प्रभावित होता है। एकेडमी के एल्डर के रूप में अपने रिच अनुभव के साथ उसने अपने दिल में पहले ही हिसाब लगा लिया था जिनके पास सबसे पहले एडवांस करने का सबसे ज्यादा चांस था, वो द गू यू फैंगझेंग, ची चेन और मोबी। वो क्रमशः एक ए रैंक और डूबी ग्रेड्स दी और उनके पीछे उनके एल्डर्स की मदद से उनके पास प्राइमेवल स्टोन्स की कोई कमी नहीं थी। तीनों में से कोई भी हो, उनके सबसे पहले रैंक 1 मिडिल स्टेज कल्टिवेशन में एडवांस करने की सबसे ज्यादा संभावना थी। गू यू फैंगझेंग, ची चेन और मोबी, ये तीनों इस सीजन के हमारे उम्मीद के बीज हैं। एकेडमी के एल्डर ने अरेना को देखा और आ भरी। अपनी अनुभवी नजर से वो बता सकता था, अरेना में भले हाई स्टूडेंट्स आराम से खड़े लग रहे थे, वो हल्के से पहले ही 3 गुटों में बंट चुके थे। एक सर्कल में गू यू ची चेन और उसके हम उम्र क्लैन के सदस्यों का एक झुंड था, सब उसके आसपास जमा थे। दूसरे सर्कल का कोर गू यू फैंगझेंग था और क्लैन लीडर के फैक्शन की युवा पीढ़ी इज अ ग्रेट टैलेंट वाले जीनियस को हल्के से सपोर्ट कर रही थी। तीसरे सर्कल का नेतृत्व गू यू मोबेई कर रहा था। उसकी अंदरूनी चोट का इलाज हो चुका था और वो पीले चेहरे के साथ अरेना में खड़ा था। उसके पास के क्लासमेट उससे उसकी हालत के बारे में पूछ रहे थे। यही मतलब है उन्हें एक दूसरे से मुकाबला करने देने का। 3 गुटों को देखकर एकेडमी का एल्डर बहुत खुश हुआ और हंसा। स्टूडेंट्स को मुकाबला करने की पूरी आजादी देना, ये सिर्फ उनकी लड़ाई की समझ को पालने के लिए नहीं था, बल्कि समय से पहले लीडर टाइप के कैरेक्टर्स को चुनने के लिए भी था। पिछले सीजन्स में उन्हें अपने सकल्स विकसित करने की क्षमता के लिए साल के अंत तक इंतजार करना पड़ता था, लेकिन इस साल फैंग युआन के आने के कारण उसकी वसूली ने इस विभाजन को बहुत तेजी से ला दिया था। फैंग युआन के खिलाफ जो लोग उसके खिलाफ मुकाबला करने की हिम्मत रखते थे, वो सिर्फ फैंगझेंग, मोबेई और ची चेन थे। एक लंबे समय तक अप्रत्यक्ष प्रभाव के तहत दूसरे नौजवान स्वाभाविक रूप से इन तीनों को लीडर्स मान लेंगे। जब तक कोई गड़बड़ ना हो, यह 3 सोशल सर्कल्स भविष्य में परिवार के उच्च अधिकारियों का लेआउट होंगे। लेकिन ये गुट अभी भी स्थिर नहीं हैं। इनके अंदर अभी भी स्टूडेंट्स इधर उधर हो रहे हैं। जब ये तीनों सबसे आगे आकर मिडिल स्टेज में एडवांस कर लेंगे तो मैं उन्हें क्लास चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के पद दूंगा। इस भेदभाव के साथ उन्हें अधिकार मिलेगा और ये उनके सोशल सर्कल्स को मजबूत करेगा, एकेडमी के एल्डर ने सोचा। बेशक कोई था जो किसी भी गुट में नहीं था, बस एक इंसान, और वो था फैंग युआन। मजबूत लोगों के करीब जाना इंसान की फितरत है। असल में भले हाई फैंग युआन स्टूडेंट्स से वसूली करता था और उनके खिलाफ काम करता था, कई नौजवान जो उससे जुड़ना चाहते थे, लेकिन उन्हें फैंग युआन ने रिजेक्ट कर दिया। उसके लिए सिर्फ वो जो उपयोगी थी वही मोहरेदा, और इन नौजवानों की वैल्यू बहुत कम थी। ये भी एक और वजह थी कि एकेडमी का एल्डर फैंग युआन से नफरत करता था। वो बहुत एंटी सामाजिक था, टीम में घुलने मिलने को तैयार नहीं था। अस जैसे लोगों पर क्लैन का कंट्रोल दूसरे नौजवानों जितना नहीं था। एकेडमी के एल्डर की नजर एक बार फिर अरेना में फैंग युआन की तरफ गई। फैंग युआन एक कोने में अकेले खड़ा था, हाथ पीठ के पीछे, उसकी पलकें हल्की बैंड, स्टूडेंट्स को अपने इनाम के लिए लड़ने दे रहा था। गर्मा गर्म मुकबल के बावजूद उसके चेहरे पर जरा भी बदलाव नहीं आया। उसके आसपास खाली था, कोई नौजवान उसके साथ खड़ा होने को तैयार नहीं था। बहुत साफ था, वो भी नहीं चाहता था कि ये लोग उसके पास हो। फैंग युआन वहां अकेले खड़ा था, अकेलेपन में लिप्त हुआ। वो गुटों से बाहर तैर रहा था। लेकिन मुझे ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। यह फैंग युआन अभी भी छोटा है और उस धीरे धीरे बदला जा सकता है। एकेडमी के एल्डर की नजर चमकी और उसने गहराई से सोचा, आगे क्लास चेयरमैन और वाइस चेयरमैन की स्थापना होगी। 1 साल बाद हम ग्रुप्स में बंटेंगे, टीम लीडर्स और असिस्टेंट लीडर्स बनाएंगे। हर एकेडमिक साल में कई तरह के सम्मान और इनाम भी होते हैं, जैसे स्मॉल रेड फ्लावर अवार्ड, ब्लू नेक क्लॉथ प्राइज और 5 आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट प्राइज। वो कल्टिवेट करना चाहता है, इसलिए उस संसाधनों की जरूरत है, इसलिए यूज इन पडोन और इनामों के लिए मुकाबला करना होगा। जैसे जैसे समय बीतेगा, स्टूडेंट्स के बीच इंटरेक्शन से उसके बंधन के रूप में रिश्तेदारी, दोस्ती और प्यार जरूर होंगे। मुझे उसके क्लैन के कंट्रोल से बाहर जाने की चिंता करने की जरूरत नहीं है। इन सालों में एकेडमी के एल्डर ने धीरे धीरे कुछ समझा था। जब एक नया क्लैन सदस्य पैदा होता है तो उनका क्लैन द्वारा ब्रेन वॉश किया जाता है। पहले
उन्हें क्लैन का सर्वोच्च मूल्य प्रणाली सिखाई जाती है। फिर वो नैतिक शिक्षा में जाते हैं और रिश्तेदारी, दोस्ती, प्यार की सुंदरता और महत्व के बारे में सीखते हैं। उसके बाद उन्हें सम्मान सिखाया जाता है और बड़े होने की प्रक्रिया में उन्हें आकर्षित करने के लिए इनामों जैसे कई संसाधनों का इस्तेमाल किया जाता है। परिवार द्वारा सौंपी गई भूमिकाओं का इस्तेमाल करके वो अपने गुटों में सबसे वफादार क्लैन सदस्यों को चुनते और भर्ती करते। चेयरमैन या वाइस चेयरमैन जैसी छोटी भूमिकाओं को कम मत समझो, क्योंकि एक बार वो इनमें से एक भूमिका बन जाते हैं तो वो क्लैन के प्रशासन का हिस्सा बन जाते हैं। लगातार प्रभाव वाली ऐसी प्रणाली के तहत एक तरफ ये अधिकार के लाभ और शक्ति की मिठास लाता है, जबकि दूसरी तरफ ये प्रणाली से अलग होने की समस्या लाता है। हाथ में एक गाजर और दूसरे में एक छड़ी, कौन इस प्रणाली से अलग हो सकता है? यहां तक कि सबसे जंगली लोग या सबसे अकेले रहने वाले भी धीरे धीरे परिवार का हिस्सा बन जाते हैं। बिना वफादारी वाला भी वफादारी वाला बन जाता है। बिना रिश्तेदारी, दोस्ती या प्यार के वो फिर भी विकसित होते। ये प्रणाली की शक्ति है। ये नियमों की शक्ति है। ये क्लैन के जीने का तरीका है। चैप्टर 50, मिडिल स्टेज। रात हो चुकी थी। चंद्रमा एक चांदी की थाली जैसा था, बादलों के बीच दिखाई दे रहा था। कम फैले हुए तारे आसपास को सजा रहे थे। गु यू मो बेई आंगन में खड़ा था, अपना सिर उठाए हुए। उसकी यही चंद्रमा के प्रतिबिंब में चमक रही थी। छोटे भाई, मैंने सुना आज तुम्हें चोट लगी। उसके पीछे से उसकी बहन गु यू मो यान की आवाज गूंजी। बहन, तुम्हें चिंता है कि आज खून की उल्टी करने तक मार खाने के बाद मुझे कोई लंबा ट्रॉमा हो जाएगा? मो भी मुड़ा और अपने होठ सिकोड़ लिए। अपने भाई को हेस्ट हुए देखकर मो यान का दिल शांत हो गया। भले हाइयूज सच में चिंता थी, उसने उसके बजाय कहा, बिल्कुल नहीं, बड़ी बहन यहां तुम्हें सबसे अच्छे से समझती है। अच्छे भाई, तुम्हारी एक अदम्य इच्छा शक्ति है, हमारे मो परिवार के भविष्य के मुखिया। तुम ऐसी छोटी सी चोट से कैसे डर सकते हो? ही, मुझे पता था बहन मुझ पर सबसे ज्यादा प्यार करती है। मो बेई ने अपना पिछला सिर खुजलाते हुए शर्म से हंसा। तुम्हें पता है बहन? चांदनी की रोशनी में इस 15 साल के किशोर की एक तेजी से चमक रही थी। भले हाई मेन इस बार हार गया, मैंने मैच के दौरान फैंग युआन को हौंफते हुए सुना। तब उसने मुझे आसानी से 2 या 3 बार में एक शांत और संयमित तरीके से हरा दिया था। लेकिन उसके हौंफने ने उसकी कमजोरी को पहले ही जाहिर कर दिया है। वो निश्चित रूप से उतना मजबूत नहीं है जितना सब सोचते हैं। एक दिन मैं यूज ईमानदारी से हारा दूंगा। अच्छा, जैसा कि मेरे मो खून के एक अच्छे आदमी से उम्मीद थी। मो यान हंसी, अपने भाई के सिर पर थपथपाते हुए, चेहरे पर चिंता दिखाते हुए। लेकिन तुम्हें अंदरूनी चोटें आई हैं, इसलिए प्लीज इन कुछ दिनों में अपनी मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस मत करना। मेरे सिर को मत छू बहन, मैं अब काफी बड़ा हो गया हूं। मो बेई ने अपना सिर हिलाया, एक नाखुश टोन का इस्तेमाल करते हुए। मैं समझता हूं जो तुम कह रही हो। मेरे पास एक प्लान है। इन कुछ दिनों में मैं अपने अपचे की दीवारों को पोषित करने जा रहा हूं। शुरुआती स्टेज से मिडिल स्टेज तक पूरी तरह से ब्रेक थ्रू करने और क्लास चेयरमैन का पैड हासिल करने और फैंग युआन के दबदबे को दबाने के लिए। मैं यूज बता दूंगा कि एक गू मास्टर के कल्टीवेशन के लिए जो सच में मायने रखता है वो अभी भी टैलेंट है। मुझे खुशी है कि तुम इस तरह सोच सकते हो। मैं पिछली बार सिर्फ एक वाइस चेयरमैन थी। अगर तुम चेयरमैन बनने में सफल हो जाते हो तो ये मेरे अफसोस को भी पूरा कर देगा। चिंता मत करो बहन, चेयरमैन का पैड, मैं इसे निश्चित रूप से हासिल करूंगा। उसी समय ची परिवार में गुप्त कमरे के अंदर सिर्फ एक मशाल थी जो चूना पत्थर की दीवारों में एक खुले हिस्से से जुड़ी हुई थी। लौ जल रही थी, इस छोटे कमरे को रोशन कर रही थी। सत्ता में 2 बुजुर्गों में से एक, गु यू चिलियान, अपने पोते गु यू ची चेंग के सामने बैठा था। दोनों एक प्रार्थना की चटाई पर बैठे थे और उनकी परछाइयां जमीन पर पद रही थीं, लो की टिमटिमाहट के साथ हिल रही थीं। गु यू चिलियान ने अपना हाथ बढ़ाया, अपनी हथेली का इस्तेमाल करके ची चेंग के पेट के क्षेत्र को CHUA। गु यू ची चेंग का चेहरा चिंता से भरा हुआ था। उसका मन अपने अपचर में प्रवेश कर गया, अपनी पूरी एकाग्रता के साथ अपने प्राइमीवल सी में लहरों को दबा रहा था। इस दुनिया में 2 एक जैसी पेड़ की पत्तियां नहीं होती। उसी तरह गु मास्टर्स के साथ कोई भी एक जैसा प्राइमीवल एसेंस नहीं होता। एक बार बाहरी स्रोत से प्राइमीवल एसेंस एपर्चर में प्रवेश करता है तो इससे अपर्चर में मूल प्राइमीवल एसेंस का स्वाभाविक विरोध होगा। अगर गु यू ची चेंग इसे नहीं दबाता और इसके बजाय अपने प्राइमीवल एसेंस को विरोध करने देता तो इससे एसेंसेस के बीच टकराव होगा। ऐसी तीव्र प्रतिक्रिया अपर्चर को बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। एपर्चर का प्राइमीवल सी एक गु मास्टर के कल्टीवेशन की बुनियाद और जड़ें हैं
और ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक बार अपच को नुकसान पहुंचता है तो कम से कम किसी का कल्टीवेशन कम हो सकता है, लेकिन अगर ये गंभीर है तो उनका अनंत टैलेंट भी कम हो सकता है। एक बार अपच पूरी तरह से टूट जाता है तो गू मास्टर तुरंत मर जाएगा। थोड़ी देर बाद गू यू चिलियान ने धीरे धीरे अपना प्राइमेवल एसेंस भेजना बैंड कर दिया, धीरे धीरे अपना हाथ वापस ले लिया। गू यू ची चेंग ने राहत की गहरी सांस ली, उसका तनाव भरा शरीर आराम में आ गया। धन्यवाद दादाजी, मेरे अपच को पोषित करने और हर 3 दिन में मुझे प्राइमेवल एसेंस देने के लिए। ये आपके लिए मुश्किल रहा होगा। गू यू चिलियन के माथे पर पसीना भरा हुआ था और उसने आ भरते हुए कहा, यह अनिवार्य है। तुम्हारा टैलेंट सिर्फ सी ग्रेड है, इसलिए अगर हम सिर्फ तुम्हारी क्षमता पर निर्भर रहते हैं मिडिल स्टेज तक पहुंचने के लिए, तो इसमें बहुत समय लगेगा। समय आमतौर पर एक बी ग्रेड से दुगना और एक ग्रेड से 4 गुना होगा। ऐसी स्थिति में तुम्हारा टैलेंट उजागर हो जाएगा। इसलिए भले ही ये तरीका खतरनाक है, हमें इसका इस्तेमाल करना होगा। पोटा दादाजी के इरादों को समझता है। जब तक तुम समझते हो। बूढ़े आदमी ने आ भरी, इस तरीके का एक और दुष्परिणाम भी है। जब तुम्हारा अपच मेरे सिल्वर प्राइमेवल एसेंस से पोषित हो जाएगा, भले ही सिल्वर प्राइमेवल एसेंस का प्रभाव ज्यादा हो, ये तुम्हारे लिए अभी भी एक बहरी स्रोत का प्राइमेवल एसेंस है। इसके बाद भले ही तुम्हारी अपच की दीवारों का रंग हल्की दीवार से पानी की दीवार में बदल जाए, ये अभी भी मेरी ऊर्जा से मिश्रित रहेगा। जितनी ज्यादा बहरी ऊर्जा होगी उतना ही तुम्हारा अपच अशुद्ध होगा और ये तुम्हारे टैलेंट को दबा देगा, भविष्य में तुम्हारे विकास को सीमित कर देगा। गू यू ची चेंग ने अपने होठ काटे, दादाजी, ची परिवार के भविष्य के लिए मैं अपनी भविष्य की संभावनाओं को कुर्बान करने को तैयार हूं। गू यू चिलियन खुश हुआ, अपनी दाढ़ी सहलाते हुए। ये अच्छा है कि तुम्हारे पास ऐसे विचार हैं, लेकिन आसमान हमेशा तुम्हारे लिए उम्मीद की एक किरण छोड़ता है, क्योंकि तुम अभी भी निराश नहीं हो। अगर हम क्लेंजिंग वाटर गू ढूंढ सकते हैं तो वो तुम्हारी अपच की दीवारों को साफ कर सकेगा और तुम्हारे एपर्चर सी में सभी बहरी ऊर्जाओं को निकल देगा, इस दुष्परिणाम को हटा देगा। इसके अलावा मैंने तुम्हारे लिए एक लिकर वर्म ढूंढने के लिए अपने रिश्तों का भी इस्तेमाल किया है। ये कीड़ा एक रैंक 1 गू मास्टर को अपने प्राइमेवल एसेंस को रिफाइन करने और उसे एक छोटे रेल्म तक बढ़ाने में मदद कर सकता है। इस तरह से रिफाइन किया गया प्राइमेवल एसेंस तुम्हारे शरीर का अपना प्राइमेवल एसेंस होगा, ना कि एक बहरी। इस तरीके से अपने अपच को पोषित करने में कोई दुष्परिणाम और जोखिम नहीं होता, ये एक बहुत बेहतर पोषण प्रभाव है। गू यू चिलियन खुशी से झूम उठा। धन्यवाद दादाजी, लेकिन लिकरवर्म ढूंढना मुश्किल है। रैंक 1 गू वॉर्म्स में लिकरवर्म, बोरगू और बुकवर्म ईटीसी सभी बेहद दुर्लभ गू हैं। जब भी वो मार्केट में आते हैं उन्हें तुरंत खरीद लिया जाता है। बेशक इस दुनिया में कुछ गू ऐसे भी हैं जिनके बारे में अफवाह है कि वो एक गू मास्टर का टैलेंट बदल सकते हैं, लेकिन इस उम्र में दादाजी ने कभी एक नहीं देखा, सिर्फ कभी कभी उनके बारे में अफवाहें सुनी हैं। बूढ़े आदमी ने समझाया। रात की हवाएं खिड़कियों से धीरे धीरे कमरे में आ रही थीं। गू यू फैंग झेंग अपनी उंगली बैंड किए हुए अपने बिस्तर पर बैठा था, दोनों हाथों में एक प्राइमेवल स्टोन पकड़े हुए। हरे तांबे का प्राइमेवल सी बिना किसी हवा के भड़क रहा था, लहरी सफेद अपच की दीवारों से टकरा रही थीं। उसके पास ग्रेड रैंक का टैलेंट था और उसका प्राइमेवल एसेंस एपर्चर का 80% हिस्सा घेर लेता था। उसकी प्राकृतिक रिकवरी की दर फैंग युआन से दुगनी थी। ऐसे भगवान के दिए हुए फायदे के साथ वो पहले हाई रैंक 1 मिडिल स्टेज के करीब था। फ्यू। थोड़ी देर बाद गू यू फैंग झेंग ने हवा का एक झोंका छोड़ा और अपनी एड़ू खोली। खिड़की के बाहर चंद्रमा चमकदार था और तारे कमद नीले हरे बांस के घर एक लाइन में सजे हुए थे। शांति और सद्भावना का एक दृश्य। कल्टिवेट करते समय समय हमेशा उठ जाता है। पलक झपकते ही पहले ही देर रात हो चुकी है, फैंग झेंग ने धीरे से बड़बड़ाया। उसने धीरे धीरे अपने हाथ खोले और 2 पत्थर के चूरे के ढेर उसके बिस्तर के सामने जमीन पर गिर गए। एक प्राइमेवल स्टोन का एसेंस पूरी तरह से निकलने के बाद वो एक चूरे के ढेर में बदल जाता था। चूरे के ढेर को देखते हुए फैंग झेंग ने भौं सिकोड़ी। उसने अपना पैसों का थैला निकला, वो पहले ही लगभग खाली था। यूज खोलकर उसने अंदर 3 प्राइमेवल स्टोन्स बचे हुए देखे। फैंग झेंग को हर 7 दिन में एकेडमी से संसाधन के रूप में 3 पीस मिलते थे, लेकिन क्योंकि फैंग युआन उससे 1 पीस छीन लेता था, उसके पास हर हफ्ते सिर्फ 2 बचते थे। चाचा और चाची भी उस जीने का खर्च देते थे, लेकिन वो भी हर 7 दिन में 3 स्टोन्स थे। सिर्फ इन प्राइमेवल स्टोन्स से ये कैसे काफी होगा? फैंग झेंग ने अपने भाई फैंग युआन को पार करने का दृढ़ निश्चय किया था,
इसलिए उसने कई बार अपने चाचा और चाची से कुछ प्राइमेवल स्टोन्स मांगने की पहल की। कई बार के बाद उसकी चाची उस दिल से दिल की बात करने के लिए ढूंढती, उस बताती कि परिवार कितना गरीब था और उन्हें कैश फ्लो में कितनी मुश्किलें आती थीं, कोई फालतू पैसा नहीं बचा था। तब से फैंग झेंग ने और मांगने की इच्छा नहीं रखी। पापा और मम्मी पहले ही मेरे कल्टीवेशन को सपोर्ट करने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। मैं उनके लिए चीजें मुश्किल नहीं बना सकता और प्राइमेवल स्टोन्स नहीं मांग सकता। मेरे पास सिर्फ 3 बचे हैं। मैं सिर्फ और किफायती हो सकता हूं। अगर मैं एक दिन में एक पीस इस्तेमाल करता हूं तो मेरे पास 3 दिन के लिए काफी होंगे। मुझे एहसास है कि 3 या 4 दिन में मैं निश्चित रूप से मिडिल स्टेज में एडवांस कर जाऊंगा। सिर्फ एक बात है, बड़े भाई की प्रगति अब क्या है? ऐसा सोचते हुए फैंग झेंग ने अनजाने में एकेडमी के लिविंग क्वार्टर्स की तरफ देखा। मेरे पास अ ग्रेट टैलेंट है, जबकि बड़े भाई के पास सिर्फ सी ग्रेट टैलेंट है। उसकी गति निश्चित रूप से मुझसे धीमी होगी। बड़े भाई इस बार मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। बड़े भाई, मैं तुम्हें अ ग्रेट टैलेंट की असली शक्ति बताऊंगा। ये सोचते हुए फैंग झेंग ने अपनी मुट्ठियां बैंड कर ली। डॉट 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 डॉट। एकेडमी डॉर्मेट्री। फैंग युआन का दरवाजा कास कर बैंड था। अंधेरे में वो सोया नहीं था, बल्कि अपने बिस्तर पर बैठा था। एक गू मास्टर का कल्टीवेशन नींद की जगह नहीं ले सकता। आमतौर पर इस समय तक फैंग युआन पहले हाई सो चुका होता, लेकिन आज पहले कल्टीवेट करते समय उस पहले ही महसूस हो गया था कि वो मिडिल स्टेज से सिर्फ एक कदम दूर था। मैं आज रात ना हाई सोन तो अच्छा है, मैं सीधे मिडिल स्टेज के लिए दौड़ूंगा। उसकी ईड़ दृढ़ निश्चय से चमक रही थी। जल्दी ही उसने अपनी ईड़ बैंड कर ली और उसका मन अपच में चला गया। 44% हारा तांबे का प्राइमेवल सी। बस थोड़ी देर पहले वो सब लिकरवर्म द्वारा हल्के हरे रंग के मिडिल स्टेज प्राइमेवल एसेंस में रिफाइन कर दिए गए थे। उठो। एक सोच के साथ शांत हारा तांबे का प्राइमेवल सी हिलने लगा। हलचल बड़ी और बड़ी होती गई जब तक कि लहरें नहीं बन गईं। स्प्लैश स्प्लैश स्प्लैश। लहरें एक दूसरे से मुकाबला कर रही थीं, आसपास की अपचकी दीवारों की तरफ दौड़ रही थीं। एक चट्टान पर टकराने की तरह ज्यादातर प्राइमेवल एसेंस है जड़े की लहरों में टूट जाता और समुद्र में वापस मिल जाता। थोड़ा सा प्राइमेवल एसेंस खर्च हो गया, एक छोटी सी अदृश्य ऊर्जा में बदल गया, सफेद रंग की हल्की एपर्चर दीवार में प्रवेश कर गया। फिर से उठो, फैंग युआन ने सोचा, जबकि हरे जड़े की लहरें बड़े पैमाने पर हो गईं। पहले की लहरें खरगोश और कुत्तों की तरह थीं, लेकिन अब वो घोड़ों के सैनिक दाल की तरह थीं, अपचकी दीवारों की तरफ बढ़ रही थीं। एक घोड़े जैसा ड्रैगन, लहरें आसमान की तरह। प्राइमेवल एसेंस तेजी से खर्च हो गया और पानी का स्टार तेजी से गिरा। स्प्लैश स्प्लैश स्प्लैश। लहरें लगातार टकराती रहीं, आखिरकार एक बदलाव आया। सफेद रंग की दीवार अचानक हिल गई, मूल नरम सफेद रंग एक और चुभने वाली शानदार रोशनी छोड़ने लगा। ये दृश्य देखकर फैंग युआन बहुत खुश हुआ, क्योंकि वो जानता था कि महत्वपूर्ण हिस्सा आ गया था और उसने जल्दी से अपने सारे प्राइमेवल एसेंस को दीवारों पर दौड़ने के लिए एक्टिवेट कर दिया। सफेद रोशनी और चमकदार हो गई, रोशनी की किरणें आपस में उलझकर मुड़ गईं, लोगों को एक मोटाई का एहसास दिलाती हुई। 10 से ज्यादा सांसों के बाद हल्की दीवार पर सफेद रोशनी की पत्तियां दिखाई दी और पत्तियां एक दूसरे से टकराई जैसे पानी लगातार बह रहा हो। टकराव की प्रक्रिया में वो लगातार जुड़ती और विलय होती रहीं, एक सफेद बहती हुई रोशनी बनाती हुई। आखिरकार बहती हुई रोशनी एक टुकड़े में इकट्ठी हुई और पूरी तरह से हल्की दीवार को ढक लिया। सफेद रोशनी कम हो गई और अपचकी मूल सफेद हल्की दीवार चली गई, उसकी जगह एक गोलाकार आकार की सफेद पानी की दीवार ने ले ली। हल्की दीवार की सतह बिना किसी अशुद्धि के चिकनी थी। पानी की दीवार हालांकि हल्की दीवार से मोती थी। रोशनी की लहरें यूएस पर बहती और टिमटिमाती रहीं। प्राइमेवल सी ने अपनी शांति वापस पा ली। अपच में अभी भी 20% प्राइमेवल एसेंस बचा था। मेन मिडिल स्टेज में एडवांस कर गया। फैंग युआन दिल से हंसा, अपनी आंखें खोलते हुए। चमकदार सूरज की रोशनी पर्दे के खुले हिस्सों से अंदर आ रही थी। अनजाने में रात बीत चुकी थी और पहले ही सुबह हो चुकी थी। चैप्टर 51। लेट्स सी हाउ यू आर गोइंग टू एक्सप्लेन दिस। फैंग युआन आज क्लास में नहीं आया। देखो दोस्तों, उसकी सीट खाली है। वो बहुत हिम्मत वाला है। आज की क्लास एकेडमी के एल्डर ले रहे हैं, फिर भी उसने आने की हिम्मत नहीं की। ये बुरा हुआ, एल्डर का चेहरा बिगड़ा हुआ है, लगता है फैंग युआन मुसीबत में है। ही। एकेडमी में नौजवान धीरे धीरे चर्चा कर रहे थे। कुछ ने फैंग युआन की खाली सीट, साथ हाई एकेडमी के एल्डर के अंधेरे चेहरे पर नजर डाली। जब से उसने वसूली शुरू की थी,
फैंग युआन क्लास में सबके खिलाफ खड़ा था। यूज मुसीबत में देखकर सभी स्टूडेंट्स आगे क्या होगा इसके लिए यूटीएसयू के थे। एकेडमी के एल्डर का चेहरा सख्त था जब वो अपचर को पोषित करने का मूल समझा रहा था, जबकि चुपके से फैंग युआन की सीट को घूर रहा था। वो अपने दिल में ठंडा हंसा, फैंग युआन, ओ फैंग युआन, मैं कल अभी भी चिंतित था कि तुम्हारी कमजोरी नहीं पकड़ पा रहा हूं, और आज तुमने ये मुझे दे दी। तुम आखिरकार एक 15 साल के किशोर हो, मैंने तुम्हें ज्यादा समझ लिया था। उसका बिगड़ा हुआ चेहरा ज्यादातर नकली था। उसका मकसद इस मौके का इस्तेमाल करके फैंग युआन के साथ परेशानी ढूंढना और उस सजा देना था, क्लास में उसके बढ़ते दबदबे को खत्म करना। बिना किसी शक के, जैसे जैसे समय बीत रहा था, फैंग युआन की हावी होने वाली उपस्थिति और मजबूत हो रही थी, जिससे दूसरे स्टूडेंट्स मुश्किल से सांस ले पा रहे थे। एक तरफा दबदबा वो चीज नहीं थी जो एकेडमी का एल्डर देखना चाहता था। वो पूरी क्लास को चमकते हुए देखना चाहता था। आदमियों, एकेडमी के एल्डर ने एक उंगली उठाई और हल्के से टेबल पर ठोका। एल्डर, आपके सेवक यहां हैं। दरवाजे पर बाहर खड़े 2 गार्ड्स अंदर आए। एकेडमी के एल्डर ने सबके सामने एचएमपीएच किया, ये फैंग युआन हेड से बाहर जा रहा है, इतना आलसी होकर मेरी नाक के नीचे क्लास छोड़ रहा है। हॉस्टल जाओ और उस मेरे लिए यहां लाओ। जी, एल्डर। गार्ड्स अपने रास्ते पर चले गए। गार्ड्स को दरवाजे के बाहर गायब होते देख एकेडमी चर्चा की आवाजों से भर गई। अनागिनत स्टूडेंट्स बातचीत में शामिल हो गए। फैंग युआन अब बुरी तरह फंस गया, किसी ने अपनी चमकती एम से कहा। ही, बाद में देखने के लिए एक शो है हमारे पास। एक और फैंग युआन की दुख भरी हालत पर खुशी से हंसा। बड़े भाई, तुम बहुत घमंडी हो। ये एल्डर के अधिकार को चुनौती देना है। चाहे कोई भी सजा हो, तुमने ये खुद बुलाया है। गु यू फैंग झेंग ने खाली सीट को देखा, अंदर ही अंदर आ भरते हुए। बम बम बम। एकेडमी के एल्डर ने सख्त चेहरे के साथ डेस्क पर 3 बार मारा। चुप, क्लास में कोई बात नहीं। इस पल उसकी ओरा एक ज्वालामुखी जैसी थी जो फटने वाला हो, दूसरों में डर पैदा कर रहा था। तुरंत एकेडमी में पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया। स्टूडेंट्स डर से चुप हो गए, जल्दी से अपनी पोजीशन में आ गए। सिवाय इसके, भले ही उनका चेहरा वैसा था, उनके विचार पहले ही इस मामले में गहरे डूब चुके थे। क्लास चलती रही, नौजवान बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे थे। खिड़की के पास कुछ स्टूडेंट्स लगातार बाहर देख रहे थे। जैसे जैसे समय बीता, थोड़ी देर बाद दरवाजे पर कदमों की आहट सुनाई दी। तुरंत स्टूडेंट्स के कान खड़े हो गए, दर्जनों एक चमकदार एक्सप्रेशन दिखा रही थी। आ रहे हैं। एकेडमी के एल्डर ने भी कदमों की आहट सुनी और नतीजे में अपनी ऊँच छोटी कर ली। उसने पहले ही सोच लिया था कि फैंग युआन से कैसे निपटना है। वो यूज 3 घंटे बाहर खड़े रहने की सजा देगा। भले ही सजा भारी नहीं थी, ये उसके अपमान के लिए काफी थी। लेसन्स के दौरान अंदर आने और बाहर जाने वाले स्टूडेंट्स फैंग युआन को वहां खड़े देखते। इस तरह ये फैंग युआन की अजयता की छवि को बर्बाद कर देता। जब स्टूडेंट्स को एहसास होता कि फैंग युआन कुछ खास नहीं था, तो अन पर उसका प्रभाव बहुत कम हो जाता। इससे उन्हें हिम्मत मिलती और उनकी प्रतिस्पर्धी भावना जागती। बड़ी बात यह थी कि क्योंकि फैंग युआन की सजा एकेडमी से आई थी, इससे एकेडमी की रेपुटेशन बढ़ती। सिर्फ श्रद्धा से ही वो आज्ञा का पालन करेंगे। इसलिए भले ही तरीका सरल था, इसके नीचे गहरे इरादे थे। कदमों की आहट नजदीक आई और आखिरकार कोई दरवाजे के बाहर खड़ा हो गया। नोक नोक नोक। दस्तक की आवाज सुनाई दी। ही, मैं खोलूंगा। दरवाजे के पास के स्टूडेंट ने वॉलंटियर किया और उत्साह से दरवाजा खोलने गया। एकेडमी शांत हो गई, अनागिनत ईंट दरवाजे पर टिकी हुई थीं। क्रैक। दरवाजा स्टूडेंट द्वारा आसानी से खोल दिया गया, एक दरार दिखाई दी। सूरज की रोशनी दरार से अंदर आई। दरवाजा खोलने वाला स्टूडेंट अचानक जम गया, अचानक कांप गया। वो 1 सेकंड के लिए स्तब्ध रह गया, फिर अचानक चिल्लाया, अनजाने में एक बड़ा कदम पीछे ले लिया। उसका शरीर डेस्क से टकराया और उसने तुरंत अपना संतुलन खो दिया, टेबल के साथ जमीन पर गिर गया। लड़के का चेहरा पीला पड़ गया था, उसका चेहरा भयभीत, हाथ पैर कांप रहे थे और ताकत नहीं लगा पा रहा था। जमीन पर पड़ा हुआ वो उठने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन बार बार वापस गिर जाता। क्या हुआ? एक पाल में सब हैरान था, सबने गहरी चिंता से अपनी भौं सिकोड़ी। अनागिनत नजरें उत्सुकता से दरवाजे की तरफ देख रही थीं। दरवाजा धीरे धीरे बाहर के इंसान द्वारा खोला गया। एकेडमी के एल्डर ने अपनी लेक्चर को रिफ्लेक्स के तौर पर रोक दिया। जो सबने पहले देखा, वो दरवाजे पर एक हाथ था। एक किशोर का बान हाथ। एक बान हाथ जिससे खून टपक रहा था। एक खूनी हाथ। ये खूनी हाथ देखकर
कई फीमेल स्टूडेंट्स ने अपने मुंह ढक लिए और डर से चिल्लाईं। दरवाजा धीरे धीरे पूरा खुल गया। सूरज की रोशनी की चमक ने सबकी आंखों को चुभाया, जिससे उन्हें आंखें छोटी करनी पड़ी। चमकदार सूरज की रोशनी को अपनी बैकग्राउंड बनाकर एक काली परछाई एक पतले किशोर से जुड़ी हुई सबके सामने प्रकट हुई। यूज नहीं पता क्यों, लेकिन एकेडमी के एल्डर के दिल में एक तेज बेचैनी का एहसास हुआ। ये फैंग युआन है, किसी ने जोर से चिल्लाया। जो भी सूरज की रोशनी के आदी हो गए थे, वो साफ देख सकते थे कि वो इंसान कौन था। जो उनकी आंखों के सामने था वो फैंग युआन था, खून से नहाई हुआ, दरवाजे के बाहर खड़ा था जैसे कि उसने एक घनाघोर लड़ाई लड़ी हो। उसका बाएं हाथ धीरे धीरे पीछे हटा, उसका दायां हाथ कुछ बाल पकड़े हुए था, एक इंसान को खींच रहा था। उस इंसान का बाएं हाथ पूरी तरह से बेस से अलग हो चुका था। वो वहां बहरकत पड़ा था, जाहिर है बेहोश। उसके बाएं कंधे पर खून बह रहा था। ये अन गार्ड्स में से एक है जो फैंग युआन को ढूंढने गए थे। किसी ने इस इंसान की पहचान ली। आखिर हुआ क्या है? कोई पागल हो रहा था। उसने फिर से हत्या की। इस बार उसने गार्ड्स को मार दिया। किसी ने फैंग युआन की तरफ इशारा किया, डर से चिल्लाते हुए, और जोर से, जैसे कि ये उसके दिल में डर और भय को निकल देगा। एक ही पाल में एकेडमी में शोर मच गया। कई स्टूडेंट्स इस समय नियम भूल गए और अपनी सीटों से खड़े हो गए। उन्होंने डर, झटके और घबराहट भरे एक्सप्रेशंस के साथ फैंग युआन की तरफ देखा। उनकी कल्पना में फैंग युआन को गार्ड्स द्वारा इधर उधर खींच कर लाया जाता। लेकिन सच ये था, फैंग युआन खून से नहाई हुआ, उसका चेहरा एक शैतान की तरह ठंडा, आगे बढ़ रहा था। दो गार्ड्स, एक गायब जबकि दूसरा बहरकत पड़ा था, उसके शरीर से खून रिस रहा था जो जल्दी ही एक तालाब बना रहा था। एक गहरी खून की गंध एकेडमी में फैल गई। एकेडमी का एल्डर स्तब्ध था, उसने ऐसे सीन की उम्मीद नहीं की थी। उसके झटके के बाद तेज गुस्सा आया। दोनों गार्ड्स सिर्फ बाहरी मार्शल आर्टिस्ट्स थे। तो क्या हुआ अगर वो मर गए? एकेडमी के एल्डर को सच में परवाह नहीं थी, लेकिन महत्वपूर्ण बात उनकी पहचान थी। वो एकेडमी के गार्ड्स दी एकेडमी की प्रतिष्ठा का प्रतिनिधित्व करते थे। एकेडमी के एल्डर के चेहरे का प्रतिनिधित्व करते थे। यह फैंग युआन बस बहुत हिम्मत वाला था। उसने न सिर्फ गाओ वैन को मारा, अब उसने जाकर एकेडमी के गार्ड्स की भी हत्या कर दी। नहीं, ये सिर्फ हिम्मत वाला होना नहीं है। वो व्यवहारिक रूप से उकसा रहा था, क्लैन एकेडमी की प्रतिष्ठा को चुनौती दे रहा था। एकेडमी का एल्डर गुस्से से आग बबूला हो गया, फैंग युआन की तरफ इशारा करते हुए, चिल्लाते हुए, फैंग युआन, ये क्या है? तुम्हें मुझे एक एक्सप्लेनेशन देना होगा, तुम्हें बचाने के लिए एक अच्छा कारण। अगर नहीं, तो गार्ड्स की हत्या के जुर्म में तुम्हें जेल में डाल दिया जाएगा। क्लैन के फैसले का इंतजार करते हुए सभी स्टूडेंट्स कांप गए, यहां तक कि खिड़कियां भी कांप गईं। पूरी एकेडमी के एल्डर की चीखों से गूंज रही थी। सिर्फ फैंग युआन शांत दिख रहा था। उसकी आंखें एक गहरे मियाज़मा से रंगी हुई थीं, हमेशा की तरह बिहेव कर रहा था। उसकी भावनाओं में कोई बदलाव नहीं देख सकता था। आसपास देखने के बाद फैंग युआन ने अपना दायां हाथ छोड़ दिया और एक प्लॉप के साथ गार्ड का सिर खून के तालाब में गिर गया। फैंग युआन की पैंट पर छिटके पड़ गए। उसने एकेडमी के एल्डर की तरफ अपनी मुट्ठियां जोड़ी। उसकी शांत आवाज पूरी शांत एकेडमी में गूंजी, एकेडमी एल्डर, मुझे सच में कुछ रिपोर्ट करना है। बोलो। एकेडमी के एल्डर ने दोनों हाथ पीठ के पीछे किए, अपना सिर उठाकर फैंग युआन को देखते हुए। उसका चेहरा बर्फ जैसा ठंडा था। अपने दिल में ठंडा हेस्ट हुए, उसने सोचा, फैंग युआन, तुम और भी ज्यादा गलतियां कर रहे हो, गंभीरता बढ़ा रहे हो। मैं देखूंगा कि तुम अपने आप को कैसे एक्सप्लेन करते हो। चैप्टर 52, यू हैव नो चॉइस बट टू एक्सेप्ट माई एक्सप्लेनेशन। एकेडमी के अंदर सबका ध्यान फैंग युआन पर था। उनके चेहरों पर हैरानी, डर, मजाक और कठोरता दिख रही थी। फैंग युआन ने इन लोगों पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसने एकेडमी के एल्डर को एक सख्त चेहरे से देखा, अपनी उंगली से बेहोश गार्ड की तरफ इशारा करते हुए। एल्डर को रिपोर्ट कर रहा हूं। इन दोनों गार्ड्स के इरादे साफ नहीं थे, नियत खराब थी। जब मेन मिडिल स्टेज में ब्रेक थ्रू करने के नाजुक पाल में था, तब वो मेरे कमरे में घुस गए। जैसा कि सब जानते हैं, एक गू मास्टर कल्टिवेट करते समय डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता, खासकर जब कोई ऊंचे रेल्म्स में ब्रेक थ्रू करने की कोशिश कर रहा हो। एक पाल का ध्यान भटकना न सिर्फ ब्रेक थ्रू को फेल कर देगा, बल्कि उनका अपचय भी खराब हो जाएगा। शुक्र है मेरी किस्मत अच्छी थी, क्योंकि जिस पाल वो घुसे, मैं पहले हाई मिडिल स्टेज में कदम रख चुका था। लेकिन इससे पहले कि लोग रिएक्ट करते, फैंग युआन ने आगे कहा, इन दोनों ने पहले अपनी गलती नहीं मानी। मेरी हैरानी का ठिकाना ना रहा,
जब उन्होंने बेशर्मी से दावा किया कि वो मेरे साथ सख्ती से पेश आना चाहते हैं, यहाँ तक कि हमारे क्लैन के पूर्वजों को गाली भी दी। झूठ बोला कि मेरी कल्टीवेशन में डिस्टर्ब करने का काम आदरणीय एल्डर का फैसला था। आपके स्टूडेंट ने इस पर विश्वास नहीं किया और गुस्से से विरोध किया। इन दोनों के पास मजबूत मार्शल आर्ट्स द और मुझे अपनी जान की बाजी लगानी पड़ी, तब जाकर मैं इन दोनों को हरा पाया। लेकिन ये देखकर कि वो एकेडमी के गार्ड्स दी, आपके स्टूडेंट ने उन्हें तुरंत नहीं मारा। मैंने सिर्फ उसका एक हाथ काट दिया और दूसरे का पैर। भले ही काफी खून बह गया हो, वो अभी भी जिंदा हैं। इस मामले पर यह मेरी रिपोर्ट है, कृपया मेरे लिए न्याय करें, आदरणीय एल्डर। ऐसा कहकर उसने एकेडमी के एल्डर की तरफ अपनी मुट्ठियां जोड़ी। उसकी टोन तेज थी, एक साथ बहुत सारी जानकारी देते हुए, और दूसरों को बीच में बोलने का कोई मौका नहीं दिया। जब उसने अपनी बात पूरी कर ली, तो आसपास के लोग धीरे धीरे रिएक्ट करने लगे। फैंग युआन ने पहले क्या कहा, मैंने सुना नहीं। मुझे लगता है उसने कहा कि वो मिडिल स्टेज में एडवांस कर गया है। ये कैसे मुमकिन है? वो तो बस एक सी ग्रेड ट्रैश है। ये सोचना कि वो सच में सबसे पहले मिडिल स्टेज में एडवांस कर गया। उसने जरूर झूठ बोला है। यूज एकेडमी की सजा से डर लग रहा है, इसलिए उसने झूठ बोला। स्टूडेंट्स जोर जोर से चर्चा करने लगे। फैंग युआन के मिडिल स्टेज में एडवांस करने के मुकाबले दोनों गार्ड्स की जिंदगी अब कोई मायने नहीं रखती थी। वो गुयू क्लैन के सदस्य नहीं थे, कौन परवाह करता है अगर वो जिंदा हैं या मर गए। तुमने कहा तुम रैंक 1 मिडिल स्टेज में एडवांस कर गए हो? एकेडमी के एल्डर की आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी, उसका चेहरा माफ ना करने वाला था। फैंग युआन, ये कोई हंसी मजाक की बात नहीं है। अगर तुम अभी अपनी गलती मान लेते हो, तो मैं अभी भी ये ध्यान में रख सकता हूं कि ये तुम्हारी पहली गलती है और तुम्हारे साथ नरमी से पेश आऊंगा। अगर तुम झूठ बोलना जारी रखना चाहते हो और अपनी गलतियों को छुपाने की कोशिश करना चाहते हो, तो मैं तुम्हें अभी बता सकता हूं, झूठ आसानी से पकड़े जाते हैं। फैंग युआन ने आगे कुछ नहीं समझाया, वो हल्के से हंसा और एकेडमी के एल्डर से कहा, कृपया जांच करें, एल्डर। उसके शब्दों के बिना भी एकेडमी का एल्डर पहले ही आगे बढ़ चुका था। उसने अपना हाथ फैंग युआन के पेट पर रखा, अपनी आत्मा का एक अंश उसमें डाला। तुरंत उसने फैंग युआन के अपर्चर के अंदर देखा। एपर्चर के अंदर कोई गू नहीं था। स्प्रिंग ऑटम सकाडा पहले ही छिप चुका था। एक रैंक 6 गू एक रैंक 3 एकेडमी एल्डर से बहुत ऊंचा है, इसलिए अगर वो छिपना चाहता तो उस आसानी से नहीं ढूंढा जा सकता था। जहां तक लिकरवर्म की बात है, फैंग युआन ने यूज डॉर्मेट्री के शराब के भंडार में रख दिया था और उस साथ नहीं लाया था। एकेडमी के एल्डर ने अपनी अर्ड बैंड किए हुए एक हरे तांबे का प्राइमिवल सी देखा, शांत पानी की तरह। अंदर प्राइमिवल एसेंस की बूंदें सभी हरे जड़े के रंग की मिडिल स्टेज प्राइमिवल एसेंस थिन। एपर्चर की दीवारों को देखते हुए सफेद रंग की अपर्चर दीवारों में प्रतिबिंबित रोशनी से चमक रही थिन, जैसे कि वो सब पानी से बनी हों। पानी की धाराएं तेजी से दीवार के साथ घूम रही थिन। पानी की दीवार, वो सच में मिडिल स्टेज में एडवांस कर गया, ये कैसे मुमकिन है? एकेडमी के एल्डर ने अपने दिल में चिल्लाया। उसके शांत चेहरे के नीचे एक झटके का निशान था, लेकिन उसने इसे अपनी पूरी क्षमता से छुपाने की कोशिश की। उसका चेहरा अभी भी बेपरवाह था। थोड़ी देर बाद जब उसने इस तथ्य को पचा लिया, उसने अपना हाथ पीछे खींच लिया, एक गंभीर आवाज में बोलते हुए, ये सच में मिडिल स्टेज है। स्टूडेंट्स अपनी सांसें रोके हुए नतीजे का इंतजार कर रहे थे। एकेडमी के एल्डर के फैसले ने एकेडमी में एक बड़ा हंगामा मचा दिया। स्टूडेंट्स हैरानी और झटके से भरे हुए हर एक के चेहरे पर अत्यधिक अविश्वास दिख रहा था। फैंग युआन सिर्फ एक सी ग्रेड था, लेकिन फिर भी वो सबसे पहले मिडिल स्टेज में ब्रेक थ्रू करने वाला था। ये आम समझ के खिलाफ था। एक गू मास्टर के कल्टीवेशन और रेल्म्स को तोड़ने के लिए सबसे महत्वपूर्ण पहलू टैलेंट होना चाहिए। ये कैसे मुमकिन है? एक सी ग्रेड सबसे पहले एडवांस कर गया। इससे अन ग्रेड बी ग्रेड्स को कैसा लगेगा? ये गू यू फैंग जेंग का चेहरा पीला पैट गया। वो कल रात अभी भी आत्मविश्वास से भरा था, लेकिन अब जब सच्चाई उसके सामने थी, वो ऐसे तथ्य को स्वीकार नहीं कर पा रहा था और जमीन पर गिर गया। गू यू मोबेई ने अपनी मुठ्ठियां बैंड कर ली और गू यू ची चेन ने नफरत से अपने दांत पीसे। एकेडमी के एल्डर को आसानी से बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता था, तो फैंग युआन ने यह कैसे किया? एक ही पाल में सभी नौजवान फैंग युआन को घूरने लगे। उनके दिलों में एक सवाल था, 80 ग्रेड टैलेंट के साथ उसने एडवांस कैसे किया? एकेडमी के एल्डर का दिल भी उसी तरह शंका से भरा हुआ था। ऐसी बड़ी उलझन में उसने फैंग युआन को दबाने का विचार छोड़ दिया और सीधे पूछा, फैंग युआन, मैं उम्मीद करता हूं कि तुम ये समझा सकते हो, तुमने मिडिल स्टेज में एडवांस कैसे किया? फैंग युआन चुपके से हंसा,
मेहनत का फल मीठा होता है और स्टूडेंट की लगातार ट्रेनिंग के नतीजे में वह आसानी से एडवांस कर पाया। झूठ। TSK, अगर मेहनत का फल मिलता तो मैं कब का पहला होता। मेहनत से पढ़ना और ट्रेनिंग करना। कुछ समय पहले मैंने यूज अभी भी दुकान के इलाके में घूमते हुए देखा था। स्टूडेंट्स ऐसे जवाब से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं थे। क्या ऐसा है? एकेडमी के एल्डर ने तटस्थ रूप से जवाब दिया। उसकी नजर फैंग युआन पर टिकी हुई थी, दबाव डाल रही थी। फैंग युआन का चेहरा साफ था, बिना दे एल्डर से और मिलाते हुए। उसका शरीर खून से नहाई हुआ था, उसकी सन की कमीज गंदी, जैसे कि उसने एक घनाघोर लड़ाई लड़ी हो। एक काले पताल जैसे एलून का जोड़ा, एक तरह की शांति, उदासीनता और यहां तक कि एक हल्की सी हंसी भी छिपाए हुए। ऐसी नजर देखकर एकेडमी के एल्डर का दिल डगमगा गया। ये फैंग युआन, उस डर नहीं है, भय नहीं है, धमकी नहीं है और झटका नहीं है, उस यहां मेरे द्वारा कैसे पूछताछ की जा सकती है? उसके सी ग्रेट टैलेंट के साथ सबसे पहले मिडिल स्टेज में एडवांस करना, इसके पीछे कोई राज जरूर होना चाहिए। लेकिन क्योंकि वो इसे कहना नहीं चाहता, एकेडमी के एल्डर के रूप में मैं न्यूज़ जबरदस्ती पूछताछ नहीं कर सकता। लगता है मुझे इसकी जांच चुपके से करनी होगी। ये सोचते हुए एकेडमी के एल्डर ने अपनी नजर हटाई और उसका ठंडा चेहरा हल्का हो गया। फैंग युआन ने हालांकि मामला जाने नहीं दिया। आपका स्टूडेंट डरा हुआ है, आदरणीय एल्डर। आप इन दोनों गार्ड्स के साथ क्या करने जा रहे हैं? उन्होंने बहुत खून खोया है, अगर उनका जल्द इलाज नहीं किया गया तो वो मर सकते हैं। डरा हुआ? तुम? एकेडमी के एल्डर ने अपने मन में पलटकर जवाब दिया। उसकी भूख गहरी हो गई। इस पॉइंट पर एकेडमी के प्रभारी के रूप में उस आगे आना था और इसे सुलझाना था। लेकिन मैं इसे कैसे सुलझाऊं? एकेडमी का एल्डर परेशान होने से खुद को रोक नहीं पाया। वो चुपचाप सोचने लगा। फैंग युआन ने एकेडमी के एल्डर के चेहरे के सभी बदलाव को ध्यान में रखा। वो अंदर ही अंदर हंसा। एकेडमी का एल्डर अब सच में परेशान होगा। यह दोनों गार्ड्स, वो सिर्फ भरी थी, उनकी जिंदगी घास जैसी सस्ती थी। आम समय में कोई परवाह नहीं करता अगर वो मर जाते। लेकिन अब स्थिति अलग थी, उन्हें एकेडमी के एल्डर ने भेजा था। अगर वो सच में मर गए तो एकेडमी के एल्डर की इज्जत चली जाएगी। इसलिए गार्ड्स मर नहीं सकते, एकेडमी का एल्डर उन्हें बचाने जा रहा है। जो बात सच में एकेडमी के एल्डर को परेशान करती है वो है फैंग युआन का फैसला। उसकी मूल योजना में फैंग युआन ने पहले क्लास छोड़ी और फिर गार्ड्स को मार दिया। इसे अपने टीचर्स की अवज्ञा करना, घमंडी और आत्मकेंद्रित होना कहा जा सकता है। क्लैन के नियमों के अनुसार यूज क्लैन के जेल में डाल दिया जाता, वहां अपनी गलतियों पर विचार करते हुए। लेकिन जब फैंग युआन के मिडिल स्टेज में एडवांस करने का मामला जोड़ दिया गया तो ये गलत काम बहुत अलग हो गए। फैंग युआन ने क्लास छोड़ी और गार्ड्स को मार दिया क्योंकि वो कल्टिवेट कर रहा था। ये TAR के संगत था। महत्वपूर्ण बात यह थी कि वो मिडिल स्टेज में एडवांस करने में सफल रहा और इस क्लास में पहला बन गया। इससे वो तर्क के पक्ष में आ गया। फैंग युआन ने मिडिल स्टेज में एडवांस करने के लिए किस चीज पर निर्भर किया, इस राज पर बाद में चर्चा होगी। जीतने वाले सब जीतते हैं, हारने वाले सब हारते हैं। दुनिया सिर्फ नतीजे की परवाह करती है। कोई भी ऐसे उत्कृष्ट जूनियर को नहीं डांटेगा। एकेडमी का एल्डर उस पर कोई सजा नहीं दे सकता था। एकेडमी किस लिए है? ये उत्कृष्ट गू मास्टर्स को पालने और क्लैन में ताज़ा खून डालने के लिए है। फ्लैट, जब हमारे पास ऐसा एक उम्मीद वाला नौजवान है तो आप एकेडमी के एल्डर के रूप में अभी भी उसके साथ परेशानी ढूंढना चाहते हैं? ये अपनी भूमिका को नजरअंदाज करना होगा। बिल्कुल एक स्टूडेंट की तरह जो अच्छे नतीजे लाता है, एक टीचर के रूप में उस प्रोत्साहित और प्रशंसा करनी चाहिए, ना कि सजा और आलोचना। एक टीचर जो अच्छे नतीजे के लिए एक स्टूडेंट को सजा देता और डांटता है, वो कभी भी मान्यता प्राप्त नहीं होगा। शायद दूसरे एल्डर्स चुपके से फैंग युआन के लिए समस्याएं पैदा करें क्योंकि उन्हें फैंग युआन की भविष्य की संभावनाओं से डर है, या रंजिशों और पिछले घमों के कारण। लेकिन वो अकेला, आदरणीय एकेडमी का एल्डर, ऐसी चीज नहीं कर सकता। क्योंकि वो एकेडमी का प्रभारी है, उस निष्पक्ष होना होगा, कम से कम सतह पर। ये नियम है। क्या मैं उस ऐसे ही जाने दूं? उसकी एक कमजोरी ढूंढना इतना आसान नहीं था। एकेडमी का एल्डर गुस्से में था। वो अपने दिल में जानता था कि एकेडमी में सभी नौजवान इस मामले के सिर्फ दर्शक थे। वो मामले को सिर्फ मनोरंजन के रूप में देख सकते हैं, लेकिन इसमें महत्वपूर्ण बात नहीं देख सकते। वो इस लड़ाई में उत्तेजना का अनुभव नहीं कर सकते। सच ये है, ये एक बार था जहां वो, एकेडमी के एल्डर, फैंग युआन स्टूडेंट के खिलाफ लड़ रहा था। पहले उसने नियमों को पकड़ा और फैंग युआन को सजा देने पर तुला हुआ था,
दूसरे स्टूडेंट्स के सामने उसकी मजबूत छवि को हटाने के लिए। आगे फैंग युआन ने पलटवार किया। उसके काम शायद जल्दबाजी में लगे, लेकिन इसने मामले को अहम पॉइंट पर मारा और मिडिल स्टेज में एडवांस करने के बहाने से उसने अपना तर्क वापस पा लिया। जहां तक उन दो बदकिस्मत गार्ड्स की बात है, वो सिर्फ बलिदान के मोहरे द जो दोनों की बुद्धि की लड़ाई में उलझ गए थे। ये फैंग युआन, वो बहुत चालक है। अगर उसने सच में दोनों गार्ड्स को मार दिया होता तो मैं अभी भी इस कारण से उसके खिलाफ पलटवार कर सकता था। भले ही उसका टैलेंट कमजोर है, ऐसे सावधान और अनुभवी तरीके के साथ ये विश्वास करना मुश्किल है कि वो सिर्फ एक 15 साल का है। सबसे बुरी बात यह है, मैं पलटवार नहीं कर सकता। कोई हैरानी नहीं कि इन दिनों क्लैन में उसकी जल्दी जागृत बुद्धि के बारे में अफवाहें थीं। एकेडमी का एल्डर अचानक समझ गया वो हार गया था। उसकी हार उसके स्टेटस के कारण थी, वो एकेडमी का प्रभारी एल्डर था। ये उसकी ताकत और कमजोरी दोनों थी। किसी की ताकत ही उसकी कमजोरी भी होती है। फैंग युआन ने यह तर्क बहुत पहले ही समझ लिया था। एकेडमी का एल्डर लाचार और फ्रस्ट्रेटेड दोनों था। उसने फैंग युआन से समझने को कहा था, और असल में फैंग युआन का एक्सप्लेनेशन छिद्रों से भरा हुआ था और आसानी से उजागर किया जा सकता था। यह गार्ड्स एकेडमी के एल्डर ने खुद चुने थे। वो इतने जल्दबाज और मंदबुद्धि नहीं होते कि गुयू के पूर्वजों को गाली दे। फैंग युआन के शब्द जानबूझकर थे। ये खुला आरोप, साजिश और दूसरे पार्टी के सामने एक जाल बिछाना था। एकेडमी का एल्डर इससे साफ जानता था, लेकिन वो जानता था कि वो इस मामले का पीछा नहीं कर सकता। ये एक जाल था। एक बार उसने इसमें देखा तो सच्चाई सामने आ जाती, और वो इस मामले को कैसे संभलता। अगर उसने फैंग युआन को सजा नहीं दी तो दोनों गार्ड्स दया के पात्र बन जाते, और एकेडमी के एल्डर के रूप में अगर वो निष्पक्ष रूप से चीजें नहीं संभलता तो कोई यूएस पर कैसे विश्वास कर सकता है। अगर उसने फैंग युआन को सजा दी तो ये प्रतिभा से जलन और दबाना होता। दो सेवकों के लिए जो क्लैन का हिस्सा नहीं थे, क्लैन के एक जूनियर को दबाना, यह मामला क्लैन के सदस्यों के बीच नाखुशी को ट्रिगर करता। इसलिए इस मामले को सुलझाने का सबसे अच्छा तरीका यह था कि कुछ ना देखने का नाटक किया जाए और इन दोनों गार्ड्स को त्यागे हुए टुकड़ों के रूप में माना जाए। ये मानकर कि उन्होंने एक बड़ी गलती की थी, साथ हाई फैंग युआन की प्रशंसा करना। इस तरह क्लैन के सदस्य संतुष्ट होते और धोखा खाए गार्ड्स बिना अतिरिक्त जानकारी के इसे निष्पक्ष होना सोचते। अगर वो मामले को इस तरह संभलता तो इससे एकेडमी के एल्डर को सबसे बड़ा लाभ मिलता। तर्क ने एकेडमी के एल्डर को बताया कि यह संभालने का तरीका है, लेकिन भावनात्मक रूप से वो इसे चुपचाप सहन नहीं कर सकता था। यह फैंग युआन बहुत DHURT था। एकेडमी का एल्डर ना सिर्फ फैंग युआन को दबाने में विफल रहा, बल्कि वो खुद फैंग युआन के लिए सीधी बन गया, सबके सामने अपमानित हो गया। फैंग युआन ने उसके लिए जरा भी सम्मान नहीं दिखाया और सबके सामने इस तरह उसका विरोध करने की हिम्मत की, जिससे इस आदरणीय एकेडमी के एल्डर को ऐसा अपमान और निराशा झेलनी पड़ी। बात यह थी कि भविष्य में अगर ये दोनों गार्ड्स गुस्से में आकर सच्चाई उजागर करना चाहते तो एकेडमी के एल्डर के रूप में अगर वो अपनी छवि और स्थिति बनाए रखना चाहता तो उस सबसे पहले आगे आकर उन्हें दबाना पड़ता। लेकिन ये सब फैंग युआन ने किया था। ये किस तरह का एहसास है? उदाहरण के लिए ये ऐसा होगा जैसे फैंग युआन ने एकेडमी के एल्डर के चेहरे पर पॉटी कर दी, लेकिन एल्डर को खुद उसकी प्रशंसा करनी पड़ेगी और साथ ही उसके लिए उसकी पूंछ साफ करनी पड़ेगी। अगर कोई ये इशारा करना चाहता कि उसके चेहरे पर पॉटी है तो उस सबसे पहले यूएस इंसान को चुप कराना होगा। ये शिकायत का एहसास एकेडमी के एल्डर के लिए लगभग असहनीय था। उसके दिल में एक बढ़ती हुई इच्छा थी कि वो फैंग युआन को कुछ जोर से थप्पड़ मारे, लेकिन आखिरकार एकेडमी के एल्डर ने अपना हाथ बढ़ाया और फैंग युआन के कंधे पर थपथपाया। अच्छा लड़का। एकेडमी के एल्डर का चेहरा शांत पानी जैसा था, शब्दों को अपने मुंह से जबरदस्ती निकलते हुए। ये सब एकेडमी के पोषण का ही कमाल है, फैंग युआन ने साफ साफ जवाब दिया। एकेडमी के एल्डर की ओक का कोना फड़क उठा।